हेलो गाइस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर उसको SN2 भी कहते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो आया था वो आया था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज़ SN1 के ऊपर। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि SN2 देखने से पहले आप एक बार SN1 वाले वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि बहुत सारे कॉमन टर्म्स आने वाले हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स जैसे आने वाले हैं जिनका मीनिंग मैंने SN1 वाले वीडियो में पहले ही बता दिया है और उन मीनिंग्स को मैं SN2 में रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आप एक बार SN1 की वीडियो को एक बार देख लें और उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर, सबसे पहला बात है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे जो एक अटैकिंग मॉलिक्यूल जो होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूशन के रखा है, इसका मतलब हमने एक ग्रुप को रिमूव करके उसके प्लेस में अलग ग्रुप हमें लगाना है, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन कहा। इसको हम लोग लिख देते हैं SN2। ठीक है, बायोमोलिकुलर क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो हम लोग जब रेट लॉ लिखते हैं, रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली रेट को अफेक्ट करते हैं। SN1 के केस में यूनिमोलिकुलर लिखा था क्योंकि यूनिमोलिकुलर का मतलब हो गया कि रेट लॉ इक्वेशन में ओनली एक ही मॉलिक्यूल आएगा। SN1 के केस में हमने क्या लिखा था? R=K अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो होती है अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है, दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके कुछ मैं एक आपको बेसिक रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग एक लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं RCH2X। इसके साथ जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो बन जाता है RCH2NU प्लस X माइनस। ठीक है, मतलब ये हैलोजन था, ये हैलोजन निकल गया, उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो हमने इसको इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने देखना है इसके मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे हो रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि RCH2X न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हैलोजन हम लोग जानते हैं कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो हैलोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जबकि कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसके ऊपर आगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डायरेक्टली इस कार्बन को अटैक करता है। जैसे इस कार्बन को अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएगा इसके ऊपर। तो फाइनली हमारे पास में क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, RCH2 ये से बना रहेगा। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और साइमल्टेनियसली कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, मतलब बॉन्ड मेकिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ NU, इसके ऊपर है डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर भी है डेल्टा प्लस। ठीक है, और ये आपके पास में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ट्रांजिशन स्टेट के सामने ऊपर हम लोग ऐसा एक साइन लगाते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो होती है इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कार्बन के यहाँ पे 5 वैलेंसी है, इसके साथ 2 बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ हुए और एक आपके पास में R ग्रुप के साथ। तो कार्बन तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबल कंडीशन में 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, फिर इसको हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कह सकते हैं। इसलिए हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को ऐसा एक साइन बिठाना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भी कार्बोकेटायन, कार्बनायन या फिर फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट हम लोग दिखाते हैं तो वहाँ पे ये वाला साइन नहीं बिठाते, क्योंकि वो इंटरमीडिएट एक्चुअली में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रोड्यूस नहीं होता है, हम लोग सिर्फ इसको हाइपोथेसाइज करते हैं कि ये प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फाइनली क्या होगा, फाइनली आपके पास में ये बन जाएगा ऐसा कुछ, मतलब न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये जो हैलोजन था वो निकल गया। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पूरी रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है। SN1 के केस में क्या हो रहा था, 2 स्टेप रिएक्शन हो रहा था। पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन पूरी एक ही स्टेप में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक कर रहा है, साइमल्टेनियसली जो हैलोजन है वो कार्बन को लीव कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और हैलोजन का एलिमिनेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या कोई रोल है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, मैं आपको सब चीज़ के बारे में हम लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना यहाँ पे, ये होता है बेसिकली वन स्टेप प्रोसेस। ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस है। इसका कोई RDS प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, क्योंकि RDS हम लोग कहते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जो भी मल्टीपल स्टेप में जो भी रिएक्शन होते हैं वहाँ पे RDS प्रोसेस एक डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे RDS डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नो RDS, नो RDS। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हम पोलर प्रोटिक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोटिक इसलिए नहीं लेंगे कि अगर प्रोटॉन अगर होगा तो उस रिएक्शन की टेंडेंसी होगी SN1 पाथवे फॉलो करने की, क्योंकि ये जो होगा ये हैलोजन आपके पास में एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड हो जाएगा। हाइड्रेट जब हो जाएगा तो उसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी निकलेगी उसका टेंडेंसी ये होगा कि वो क्या करे, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दे। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप एसीटोन लेते हो, ठीक है, या फिर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, या फिर डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी होता है, THF भी आप ले सकते हो। तो ये 3 हम लोग सबसे पॉपुलरली यूज़ करते हैं एज सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अब देखिए हमने कहा था कि SN1 के केस में क्या होता है कि एक बार कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, कार्बोकेटाइन तो प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसके ऊपर 2 चांसेस होते हैं। आइदर वो प्लेन के ऊपर से अटैक करे, अबव द प्लेन अटैक करेगा, उसको हम लोग अबव द प्लेन अटैक कहते हैं, या फिर फ्रंट साइड अटैक कहते हैं, या फिर वो दूसरा अटैक कर सकता है बिलो द प्लेन, या फिर बैक साइड अटैक कहते हैं। लेकिन SN2 के केस में वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। SN2 के केस में क्या होता है, एक ही चांस है, और वो है कि वो हमेशा बैक साइड अटैक ही करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड से साइमल्टेनियसली आपका जो है न्यूक्लियोफाइल सॉरी ये जो हैलोजन है वो रिमूव हो रहा है। अब सिंस ये एक ही स्टेप में हो रही है, जो हैलोजन रिमूवल और न्यूक्लियोफाइल एडिशन दोनों एक ही स्टेप में हो रही है, तो आप न्यूक्लियोफाइल को उसी जगह से ऐड करोगे जहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है। अगर आप उस न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से अगर आप लगाना चाहोगे तो वहाँ पे जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली हैलोजन भी वहाँ से निकलना चाहता है। अब हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होगा कि हैलोजन नहीं निकल सकता बहुत इजीली। तो आपको जो है न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होगा वो हमेशा बैक साइड अटैक ही करेगा, मतलब हमेशा यहाँ पे जो है यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगी। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट S कॉन्फ़िगरेशन का है तो प्रोडक्ट R का हो जाएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट S हो जाएगा। रिएक्टेंट अगर प्लस में है तो प्रोडक्ट माइनस में आएगा, रिएक्टेंट अगर माइनस में है तो प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन से आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे देखना है कि ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है, यहाँ पे ऑलवेज बैक साइड अटैक। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑलवेज बैक साइड अटैक। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो रेट होता है, रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे रेट बेसिकली डिटरमाइन होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से। कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पे भीड़ जितना कम होगा उतना वो SN2 को प्रीफर करेगा। क्योंकि भीड़ अगर ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा क्राउडिंग हो गया इस जगह पे, क्राउडिंग होने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा इसको।
अगर न्यूक्लियोफाइल ठीक से अप्रोच अगर नहीं कर पाए तो SN2 बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाएगा। SN2 दिखाने के लिए ये जो कार्बन जो अटैक कर रहा है ये स्टेरिकली लेस क्राउडेड होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेरिकली लेस क्राउडिंग अगर होना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेट हम लोग फॉलो करेंगे, रेट बेसिकली क्या होगी, SN1 के केस में हम लोग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देख रहे थे, उसकी ठीक उलट, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर एलाइल, फिर बेंजाइल, तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। सेम चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए भी वैलिड है। न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज़्यादा बल्की है तो वह SN2 शो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉल शॉर्टर इन साइज़ है, मतलब स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्टेरिकली क्राउडेड ज़्यादा नहीं है न्यूक्लियोफाइल, तो ईजिली वो इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है, तो वो SN2 दिखाएगा। न्यूक्लियोफाइल की साइज़ जितनी बड़ी हो जाएगी, जितनी बल्की हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल, SN2 की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी चलिए रेट की बात आ गई तो हम लोग रेट लॉ ही लिख देते हैं। इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, यहाँ से पता चलेगा कि इसको हम लोग बायोमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि SN2 की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है साइमल्टेनियसली अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी रिएक्शन की, ऑर्डर बेसिकली 1 + 1 मतलब 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको लिखा SN2, इसलिए हमने इसको यहाँ पे SN2 लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मॉलिक्यूलरिटी बता दीजिए, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी रिएक्शन की क्या हो जाएगी 2, क्योंकि रिएक्शन को करवाने के लिए साइमल्टेनियसली 2 मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। कोलिजन जब होती है तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रही है, तभी जाके प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम लोग बात करें, मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी हो जाएगी 2, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली सभी चीज़ बता दिया। अब हम लोग चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम मैंने SN1 के केस में नहीं दिखाया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोग 2 कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। एनर्जी डायग्राम हम देख रहे हैं, एनर्जी डायग्राम एक कंपैरिजन जरा हम लोग करेंगे SN1 के बीच में और SN2 के बीच में, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, SN1 के केस में हमने कहा था कि 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहली स्टेप होती है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, दूसरी स्टेप क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक। और SN2 के केस में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती, न्यूक्लियोफाइल के अटैक और एंड एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन दोनों एक साथ होते हैं। तो एक इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें, इंटरमीडिएट आपके पास में जो होता है, SN1 में एक इंटरमीडिएट आती है, लेकिन SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं होती, वहाँ पे एक हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। SN1 के केस में क्या होता है कि उनकी जो पहली स्टेप होती है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, वो RDS होती है, वो स्टेप RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन SN2 के केस में ऐसा कोई RDS नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे ज़रा लिख देते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, x y, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब SN1 के केस में हम लोग जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रही है, तो हम लोग एक इंटरमीडिएट बना देते हैं। देखिए, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, यहाँ पे चलिए, ये आपका प्रोडक्ट, ये सॉरी आपका रिएक्टेंट, ये एक हुआ इंटरमीडिएट और ये हुआ प्रोडक्ट। पहला स्टेप स्लो होता है और सेकेंड स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि पहले स्टेप में हाइड्रेशन हो रही है, हाइड्रेशन से एनर्जी आ रही है। तो पहला स्टेप स्लो होगा तो उसका पीक हम लोग थोड़ा हायर लिखेंगे। ये हुआ पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप तो फास्ट होता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है पहली वाली स्टेप की ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहले इसको जो एक्टिवेशन एनर्जी है और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है E1, ये है E2। अच्छा, E1 यहाँ पे ग्रेटर दैन E2, ठीक है, E1 यहाँ पे है ग्रेटर दैन E2। अच्छा, और ये सब क्या है, ये आपका हो जाएगा
RX, ठीक है, ये आपका कार्बोकटन बना और ये बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए सेम चीज़ हम लोग, तो ये चीज़ आपके पास में RDS कहलाएगी। ये जो बात हो जाएगी ये आपकी RDS, यही आपकी RDS स्टेप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटन बन रहा है तो ये आपके पास में RDS, क्योंकि इसकी एनर्जी डिमांड ज़्यादा है तो ये रिएक्शन स्लो चलेगी। अच्छा, SN2 के केस में हमने देखा था कि SN2 के केस में ऐसा कोई RDS नहीं होता। यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट, हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होती है और वही बाद में प्रोडक्ट देती है। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे, और ये बेसिकली एक प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और इसके दोनों के बीच में एक हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा। ऐसा कुछ, तो ये आप बेसिकली ऐसे रिएक्शन कुछ होगी। अच्छा, इसका मैं अगर एनर्जी डायग्राम बनाऊँ, ये आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसके साथ, ठीक है, ये हो जाएगा E। अच्छा, और बाकी तो यहाँ पे तो पता ही होगा, RCH2X, यहाँ पे RCH2NU, और यहाँ पे हो जाएगा RCH2XNU। ये ट्रांजिशन स्टेट में है। ठीक है, तो ये हो गया SN2 के। तो SN2 में हम लोग यहाँ पे हमने देखा कि नो RDS, ठीक है, यहाँ पे कोई भी RDS इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि RDS यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को पसंद अगर आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपके पास में कोई कमेंट है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में लिखिएगा। अगर आपके पास में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप चाहते हैं कि वीडियोस में डालूं, तो आप मुझे भी उसके बारे में लिख सकते हैं कमेंट में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।